Good afternoon to all dear learners. I Poonam Bora welcome you to this session on regression and correlation. Before proceeding further, we should know some basic concepts of geometry so that the task becomes easy. So let us quickly revise some concepts related to geometry. Dear students, you may be knowing equation of straight line. Equation of straight line can be put in different forms. This is one of the form. Y is equal to mx plus c. It represents straight line. Y is in terms of x. आप y x को फंक्शन y को x का फंक्शन लिख रहे हो. y डिस्क्राइब किया गया है x के टर्म्स में mx plus c, where m is slope and c is y intercept. जैसे कि आप मान लो आपने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन अगर मैं लिखती हूँ mx plus c, y is equal to mx plus c, तो m इस लाइन का स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है. y इंटरसेप्ट मतलब वो y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. तो प्लीज नोट डाउन दिस. y is equal to mx plus c, where m is the coefficient of x and c is the constant, specifies that m is slope of the line and c is the y intercept. c पॉइंट पे वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. तो ये एक तरीका है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने का. दिस इज अनदर वे. x इक्वल टू my प्लस c. यहाँ पर x लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ y. अगेन सेम, m विल बी स्लोप एंड c विल बी x इंटरसेप्ट. इस इक्वेशन में जहां पर x इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया है, c x इंटरसेप्ट रहेगा उस स्ट्रेट लाइन का, मतलब वो x एक्सिस को जहां पे मिलता है c उसका x इंटरसेप्ट रहेगा और m उसका स्लोप रहेगा. तो यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y लिखा है. ये दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं. और एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऐसे भी लिखा जा सकता है. इसे हम कहेंगे वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि x1 y1 इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट हमें पता है, वो यहाँ पर रखा गया है और m उस लाइन का स्लोप है. So this is also one of the way of representing a straight line. It is y minus y1 is equal to m into x minus x1, where x1 comma y1 is a point on the given line. तो एक पॉइंट पता हो और लाइन का स्लोप पता हो तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इस फॉर्मूला से बना पाते हैं. सो ये भी याद रखिए. इसी लाइंस पर अगर हमको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स y माइनस y1. ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. जब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहते हो तब वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होगा x माइनस x1 इक्वल टू m इंटू y माइनस y1. x1 y1 ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है, ये एक पॉइंट पता है और m उस लाइन का स्लोप है. ये हमें पता होना चाहिए. और जो बातें हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो ये है कि tan थीटा अगर इन्फिनिटी आए
tan थीटा की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो इट इंडिकेट्स थीटा इज π/2। π/2 एंगल के लिए tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, और अगर उसके tan की वैल्यू इन्फिनिटी आती है मतलब उनमें π/2 एंगल है, वो दो लाइंस π/2 एंगल बना रही है। और जब कभी दो लाइंस π/2 एंगल बनाती है मतलब वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये लाइन 1 और लाइन 2 अगर इनके बीच में एंगल थीटा से डिनोट करे और वो tan थीटा इन्फिनिटी हो मतलब थीटा π/2 है और वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आगे डिस्कस करना है हमें। सिमिलर लाइंस पे tan थीटा अगर 0 हो तो थीटा जो कि एंगल है दो लाइंस के बीच का वो 0 होता है। आई रिपीट, tan थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो एंगल थीटा दो लाइंस के बीच में 0 होता है। अब दो लाइंस के बीच में 0 एंगल होना मतलब या तो वो वन एंड द सेम लाइंस है, एक के ऊपर ही दूसरी ओवरलैप कर रही है, या फिर वो एक दूसरे को पैरेलल है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल इज 0। या तो वो वन एंड द सेम लाइन है, एक के ऊपर ही दूसरी है वही लाइन है, या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते, वो एक दूसरे को पैरेलल है। ये दो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं अगर tan थीटा 0 होगा तो। थीटा 0 होता है और या तो वो पैरेलल है या एक ही लाइन है। इतने बेसिक्स ज्योमेट्री के हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन के ये फॉर्मूलेस। This is one equation y is equal to mx plus c representing straight line with slope m and y intercept c. This is another equation to express a straight line x is equal to my plus c. Here x is in terms of y, m is the slope and c is the x intercept. Then this is one point slope formula for writing equation of straight line passing through the point x1 y1. A straight line passing through the point x1 y1 and with slope m, its equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. And if you want to write x in terms of y, then the one point slope point formula is x minus x1 is equal to m into y minus y1. x1 y1 is a point which is situated on that line and m is slope of the given line. Remember, if tan theta is infinity, theta is angle between two lines, and if tan of theta is infinity, then the angle which the two lines are making with each other is π/2, and it means they are perpendicular to each other. On the contrary, if tan theta is 0, then the angle between the two lines theta is also equal to 0 and the lines are parallel to each other or they coincide. तो आई होप ये आपका रिवीजन अच्छी से हो गया है। अब हम नोटेशंस की ओर बढ़ते हैं। कुछ नोटेशंस एज यूजुअल, R will denote कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, या इसे अन्य शब्दों में हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R. सिग्मा x, सिग्मा सफिक्स x denotes standard deviation of the variable x. Sigma suffix y denotes standard deviation of the variable y. X bar denotes mean of all values of x. Y bar denotes mean of all values of y. ये नोटेशंस है। अब कुछ नेसेसरी फॉर्मूलेस रिकॉल कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ y ऑन x
regression of line of y on x is, regression line of y on x is y equals to r rho y by r sigma y by sigma x into x plus c. I repeat, regression line of y on x is given by the equation y equal to r into sigma y upon sigma x into x plus c. Similarly, regression line of x on y is x equal to r rho, I beg your pardon, regression line of x on y is x equal to r into sigma x upon sigma y into y plus c. Then regression line of y on x is also given by this formula. Regression line of y on x is also given by this formula. Y minus y bar is equal to r into sigma y upon sigma x into x minus x bar. X bar comma y bar, these are means of x and y respectively, and the point x bar comma y bar lies on this regression line. So that is why this formula holds. Again, regression line of x on y is also given by this one point slope formula. X minus x bar equal to r into sigma x upon sigma y, y minus y bar. So this is the slope of the lines. This is line of y on x and this is line of x on y. Few more things which we should note. R into sigma y upon sigma x and R into sigma x upon sigma y are notations or are the values of coefficients of regression. Coefficients of regression are two. One is R into sigma y upon sigma x and second is R into sigma x upon sigma y. See, R y equal to b suffix yx into x plus c and x equal to b suffix xy into y plus c. If these denote regression lines, then this slope byx is r into sigma y upon sigma x and bxy is r into sigma x upon sigma y. So the product of this coefficients of regression multiplying the two sides will be byx into bxy is equal to r square, because this and this gets cancelled and r into r is r square. So this is also important formula to note, that coefficient of correlation r is related to coefficients of regression. And what is the relation? R is equal to square root of bxy into byx. So coefficient of correlation r is the square root of the product of coefficients of regression. Another point which you should note down is, if theta is the acute angle between the two regression lines, एक लाइन है y on x की जिसमें x की वैल्यू दी होती है और आप y ढूंढते हो उस x के लिए फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी. दूसरी लाइन होती है x on y की जिसमें y दिया होता है और उसका करस्पॉन्डिंग x आप ढूंढते हो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी. ये दो जो लाइंस है वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी और उनके बीच में अगर थीटा से एंगल डिनोट करे और वो एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल मतलब वो 0 से π/2 के बीच में या उसको इक्वल एट मोस्ट, अगर एक्यूट एंगल है
तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, ये इक्वेशन हमें याद रखना है कि उन दो लाइंस के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसका tan ऑफ थीटा इज 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है। देखिए स्टूडेंट्स, दो लाइंस है रिग्रेशन की और दोनों के बीच में थीटा एंगल है और सपोज आर 0 रखे, आर 0 होना यानी क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 है, आर को 0 रखा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में 0 है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में क्या होगा, हम आर को 0 रख रहे, सपोज आर का 0 होना मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होना, मतलब कि वो दोनों वेरिएबल्स डिपेंडेंट है ही नहीं। तो अगर इस इक्वेशन में हम आर को 0 रख दे तो tan ऑफ थीटा कितना होगा, 1 माइनस 0 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, आर को 0 रखा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, एनी नंबर इनटू इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। तो आर 0 रखते ही हमें मिलता है कि tan ऑफ थीटा इंफिनिटी हो रहा है, और tan थीटा का इंफिनिटी होना मतलब थीटा की वैल्यू π/2 है, क्योंकि वो एक्यूट है इसलिए एक ही वैल्यू आएगी π/2, मतलब वो दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो कहने का तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है तो उनकी जो रिग्रेशन लाइंस है y ऑन x एंड x ऑन y वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। सिमिलरली r की वैल्यू अगर 1 ले ले, हम 0 और 1 के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, 1 ले लो तो व्हाट विल हैपन, चाहे 1 ले लो चाहे -1 ले लो, 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 अपॉन -1 इज 0, 1 भी रखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 0 अपॉन 1 इज 0, एनी नंबर इंटू 0 इज 0 इटसेल्फ। तो व्हाट डू वी ऑब्टेन, R1 रखने के बाद में tan ऑफ थीटा 0 हो रहा है, मतलब थीटा 0 होगा। जब कभी tan ऑफ थीटा 0 होता है तो थीटा एक्यूट एंगल होगा तो थीटा 0 ही लेगा वैल्यू, तो थीटा 0 है, मतलब जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 हो या -1 हो तो वो दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 होगा, मतलब वो एक दूसरे को पैरेलल रहेगी या फिर वो एक ही लाइन रहेगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी या फिर वो एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। तो इसका सरल अर्थ मीनिंग ये हो जाएगा कि कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज परफेक्ट, उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। और एक बात आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, ये -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है, -1 के पीछे नहीं जाता और +1 के आगे नहीं जाता। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 से +1 तक ही वैल्यूज लेता है। -1 वैल्यू के लिए ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा, x बढ़ेगा तो y कम होगा, y बढ़ेगा तो x कम होगा। +1 ये -1 के लिए है, +1 के लिए कैसा रहेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x के लिए ये y है, ये x के लिए ये y, x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 रहेगा, मतलब x का बढ़ना और y का बढ़ना साथ में हो रहा है, मतलब ऐसे, इस x के लिए ये y है, ये x इससे बड़ा है पिछले वाले से और उसका y भी उससे बड़ा है, डायरेक्ट रिलेशन, x का बढ़ना y का बढ़ना दर्शाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1। तो ये दो वैल्यूज के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। अगर वो +-1 है तो एंगल लाइंस के बीच में 0 होगा, अगर वो 0 है
तो एंगल पाई बाय 2 होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते और वो परफेक्टली कोरिलेटेड है अगर r प्लस माइनस 1 है तो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर और हम आगे बढ़ सकते हैं इतने बेसिक्स के साथ। शैल आई प्रोसीड फर्दर डियर स्टूडेंट्स? I hope you are ready with basics, notations and formulas. Shall I proceed further, dear students? Yes, anyone? Okay, thank you so much. Let us proceed further. कल हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, आज कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, द टू रिग्रेशन, लिख लीजिए, द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, the two regression equations of the variable x and y are x is equal to 19.13 minus 0.87y and y equal to 11.64 minus 0.50x. Find first mean of x, second mean of y's, and third the correlation coefficient between x and y. So this is the question. The two regression equations of the variables x and y are x equal to 19.13 minus 0.87y and y equal to 11.64 minus 0.50x. Find mean of x मतलब x बार ढूंढना है, फाइंड मीन्स ऑफ y मतलब y बार ढूंढना है, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r ढूंढना है। और एक बात डियर स्टूडेंट्स, जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती है ना, वो दोनों भी लाइंस इस पॉइंट से पास होती है। दिस पॉइंट लाई ऑन बोथ द रिग्रेशन लाइंस, ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि ये दोनों लाइंस पर है तो ये दोनों लाइंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। लेट अस सॉल्व। तर आपल्याला एक्स बारची किंमत पाहिजे, वाय बारची किंमत पाहिजे आणि आर काढायचं आहे। हे दोन इक्वेशन्स दिलेले आहे। तो फर्स्टली हम एक्स बार वाय बार निकालेंगे। वी नो दैट द मीन्स x bar y bar lie on both the lines of regression. We know that means x bar comma y bar lie on both the lines of regression. Therefore, this point satisfies the two given equation. तो x बार, अब वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। x बार इज इक्वल टू 19.13 माइनस 0.87 y बार।
क्योंकि वो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, सेकेंड वाली। 11.64 माइनस 0.50 एक्स बार। तो अब ये दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स में, एक्स बार एंड वाई बार, ये हम ढूंढना चाहते हैं इन दो इक्वेशन से। तो अपनी अपनी मेथड हो सकती है। मैं यहाँ पर y बार की वैल्यू 2 में से 1 में सब्सटीट्यूट करूंगी। सब्सटीट्यूटिंग y बार फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इससे हमें x बार की वैल्यू मिल जाएगी। x बार इक्वल्स टू 19.13 माइनस 0.87। y बार की जो भी वैल्यू है वो उठाकर इस ब्रैकेट में रख देते हैं। 3 डेसिमल पे आपका कैलकुलेटर प्लीज फिक्स कर दो। तो दिस इज 19.13 माइनस 0.87 इंटू 11.64। दिस माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। Point to be noted, dear students. So you just tell me the values. X bar equal to 19.13 माइनस, इसकी वैल्यू बताएंगे मुझे, 0.87 इंटू 11.64। पॉइंट 87 इंटू 11.64 डियर स्टूडेंट्स, 10.127। 10.127। यस मैम। ठीक है, ऋषिकेश का भी वही है और प्रदीप का भी वही है, तो आई अज्यूम की करेक्ट है। 0.87 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू 0.435। ठीक है, 0.435 एक्स बार आ रहा है क्या सभी का? 0.435 एक्स बार। तो यस मैम। ठीक है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेते हैं। एक्स बार मतलब क्या होता है? 1 टाइम एक्स बार। एक्स बार मतलब 1 टाइम एक्स बार माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। मैथमेटिकली हमने ये क्वांटिटी दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट की है। तो 1 एक्स बार माइनस, तो 1 माइनस 0.435, ये और 0.565। 0.565 और ये कितना है? 1 माइनस 0.435, वन माइनस 0.435 डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट 565। तो फाइनल आंसर बताए अपने या सब्ट्रैक्शन था? $15.934। बरोबर, 15.934। 4च्या पुढचं 5 पेक्षा मोठं असेल कदाचित, यस मैम। तर त्याला राउंड अप करा, 15.935। ये वैल्यू किसी ने बताई नहीं मुझे। 1.435 कितना आता है?
10 minus 5 6.565 ये वैल्यू थी, और ऊपर वाली कितनी थी फिर? 9.003. हाँ, 19 में से 10 गए, 9 बचेंगे, सही है, ठीक है। हाँ, तो मीन एक्स बार मिल गया, यहां तक ठीक है सभी को। अब एक्स बार की वैल्यू डाल देते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो वाई बार प्राप्त हो जाएगा। और किसी एक में मतलब कौन सा अफोर्डेबल रहेगा वो मैं बताती हूँ। ये अफोर्डेबल रहेगा, इसमें डालना काफी हद तक कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पर एक्स बार रख दो तो वाई बार मिल जाएगा। y बार इज इक्वल टू, वो जो इक्वेशन है वो है 11.64 माइनस 0.5 टाइम्स x बार। तो x बार रख देते हैं 15.935। हाउ मच इट इज? y बार y बार की कीमत 3.675। यस 3.675 ही आ रहा है क्या? कंफर्म कर लेना, मेरे पास 2 डिजिट्स वाला आंसर है 3.67। तो मीन प्राप्त हो चुके हैं। अब केवल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं आर, वो ढूंढना बाकी है। तो आर को ढूंढने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब केयरफुली देख के बताना मुझे, ठीक है? इक्वेशंस क्या है लाइन के? x इज इक्वल टू 19.13 माइनस 0.87y, और दूसरा है 11.64 माइनस 0.5 टाइम्स x। तो डियर स्टूडेंट्स, by(x) कितना है और bxy कितना है? ज्योमेट्री के बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। यहां से आपको मुझे bxy और byx देना है। मी तुमच्या समोर बेसिक नॉलेज ठेवू शकते। हाँ, आप कंपेयर कीजिए, और स्लोप्स हमारे bxy और byx है। कुछ बुक्स में ना m1 m2 भी यूज होता है, लेकिन y on x x on y के लिए मुझे ये ठीक लगे तो मैंने यही यूज किए हैं। एच के दास में यही नोटेशन है। थ्री 3.6723 ऐसे आ रहे, तो ठीक है, फिर 2 3 है तो फिर 5 नहीं हो सकता है, 2 या 3 है तो नहीं हो सकता। चलिए, हाँ, अब मुझे बताइए byx कितना है? इक्वेशंस आपके सामने हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आपके सामने हैं, नोटेशन आपके सामने है। ब्लू वाले को आपको रेड से कंपेयर करके bxy और byx बताना है मुझे। जल्दी जल्दी। -0.5. Yes. byx. Very good. Is equal to -0.5, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है ना, mx मतलब प्लस mx, क्योंकि -mx लिखना होता है तो माइनस साइन डालते हैं, प्लस होता है तो उसको नहीं भी प्लस लिखा तो चलता। तो mx, तो m की वैल्यू -0.5 है। bxy की कितनी है सिमिलरली? -0.87. यस,
तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में इसे मत कह देना बी वाई एक्स वाई, क्योंकि डियर स्टुडंट्स ये कॉन्स्टंट्स सी है. त्यांनी आधी कॉन्स्टंट लिहिलं आहे आणि नंतर एम एक्स किंवा एम वाय मांडलं आहे. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, गलती से भी मिस्टेक मत करना ये. इसीलिए मैंने आपको पूछा. और अश्विनी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप. तो बी एक्स वाई प्राप्त हो चुके हैं. आर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, वैल्यूज रख देते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ -0.5 इंटू -0.87. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. स्क्वायर रूट कितना है? 0.66. 0.66. हाँ. हाँ. अब जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, सही है, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, दो साइन असाइन करते हैं. स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस. आर स्क्वायर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई है. तो आर इज प्लस माइनस, दोनों पॉसिबिलिटीज है. दोनों में से कौन सा हमारे एग्जाम्पल से रिलेट हो रहा है वो देखने की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पर अभी काम फिनिश नहीं हुआ है. आर प्लस है या माइनस है ये कंफर्म करना जरूरी है. तो ये हमें कहां से पता चलेगा? सो सी, y इज इक्वल टू आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू एक्स प्लस सी. ये भी एक रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन ये है, ये हमने पहले ही देखा है. तो इसे आप हमारी लाइन से कंपेयर कीजिए, जो लाइंस हमें दी गई है. y इक्वल टू 11.64 माइनस 0.50x, ये एक लाइन. और जो दूसरी है वो है x इक्वल टू -0.87y प्लस 19.13. मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है ताकि मैं कंपैरिजन करके आपसे डिस्कस कर सकूं. तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसे इससे, तो यू विल फाइंड इट्स वैल्यू इज 0.50. और इसे कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से, तो यू विल फाइंड ये 2 फाइंडिंग्स रहेगी हमारी. एग्री विद दिस? ये 2 फाइंडिंग्स है हमारी. तो अब ये प्रोडक्ट है, निगेटिव आ रहा है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी निगेटिव है. तो तात्पर्य क्या है? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशंस डियर स्टूडेंट्स कभी भी नॉन निगेटिव होते हैं, यानी जीरो होंगे या पॉजिटिव होते हैं. तो इसकी साइन तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. मतलब यहाँ पर आर क्या निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है मतलब आर निगेटिव है. सिमिलरली ये वैल्यू निगेटिव है मतलब आर निगेटिव है. तो दिस इंप्लाइज आर इज निगेटिव. मतलब कोरिलेशन निगेटिव है, मतलब एक का बढ़ना दूसरे का कम होना दर्शाता है. तो आर निगेटिव है, इसीलिए अभी आर कंफर्म हो गया. माइनस लेना पड़ेगा -0.66. सो 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू का चुनाव इस फॉर्मूले से हमने कर लिया है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर. तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर फिनिश हो चुका है. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. Shall I proceed further, dear students? ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल,
the regression equations calculated from a given set of observations for two random variables. Please write down next question. Are x equal to minus 0.4y plus 6.4 and y equal to minus 0.6x plus 4.6. Calculate. X bar, y bar, r. So this is the question. Regression equations calculated from a given set of observations for two random variables are. ये दो इक्वेशंस हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन के. ये एक इक्वेशन जो x ऑन y है और ये इक्वेशन जो y ऑन x है. x बार y बार r कैलकुलेट करना है. तो क्योंकि x बार y बार ये पॉइंट दोनों लाइंस पे सिचुएटेड होता है, वो उन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा. Isn't it? So let us perform it. X bar equal to minus 0.4 times y bar plus 6.4. सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. y bar is equal to minus 0.6 times x bar plus 4.6. x bar y bar दोनों इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट कर दिए और उनके लिए इक्वेशन होल्ड होता है. यूजिंग 2 in 1 we get y बार की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. x bar equal to minus 0.4 into minus 0.6 is plus 0.24. X bar minus 0.4 into plus 4.6 will be a minus negative quantity. (1.84) विथ अ माइनस साइन. साइन का आपको ध्यान रखना है. minus 0.4 into plus 4.6. and this is 6.4 as it is. कितना आ रहा है x बार? (0.76) 0.76. हाउ मच इट इज? एक्स बार बता रहे हैं या ये? 6. यस, एक्स बार 6. एक्स बार 6 आ रहे हैं. मीन x
मीन 6 आ रहा है x का? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ मैम. हाँ, अब x, Yes, ma'am. हाँ, इस x बार को यहाँ पर रख देते, y बार प्राप्त हो जाएगा। इसे 3 कह देते, 3 in 1, 3 in 2। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेते हैं, y बार मिल जाता है। -0.6 दशाला तसं x बारची किंमत 6 ठेवली आणि इक्वेशन लिहिला, माइनस कितना आ रहा है 1, 1. 4.6 माइनस 3.6 इज 1। तो ये आ गया आपका मीन y बार। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढ लेते हैं। दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, r बाकी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कंप्यूटेशन कर लेती हूँ मैं। पहला इक्वेशन देखिए, सिग्मा y, इस इक्वेशन को देख के स्लोप ये होता है, और कितनी है उसकी वैल्यू? -0.4. यस, -0.4। वेरी गुड। कितना आ रहा है? -0.6. -0.6। अब ये लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां से आप डिसाइड करते हैं आर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो प्रोडक्ट निगेटिव आया है, लेकिन प्रोडक्ट में कि एक की टर्म श्योर शॉर्ट पॉजिटिव ही होती है, डेफिनेटली दूसरी निगेटिव होने वाली है। वही एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर आर निगेटिव होगा, ये हमें यहाँ पर से पता चल गया है, आर इज निगेटिव। तो आर विल बी स्क्वायर रूट bxy इंटू byx। ये लिखना इसलिए पड़ता है ताकि आर की साइन हम पता कर सके। सो दिस इज bxy and this is byx. You just allow me to write whatever I want to do here itself. R is square root of -0.4 into -0.6 is equal to, निगेटिव है ये यहां से ही पता चलेगा, इसलिए ये लिखना ही पड़ता है। और ये फॉर्मूला में कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 0.24, स्क्वायर रूट ऑफ 0.24। हाउ मच इट इज? माइनस वाला लेना है, 0.49. यस, -0.49। साइन के बारे में आपको बहुत ज्यादा मेटिकुलसली काम करना है। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपने एंजॉय किया। अब हम और एक प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। y on x वाली लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है डियर स्टूडेंट्स, फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। x y 1 को 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 1 दी है, x इज इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू 2 है, 4 के लिए 4 है, 6 के लिए 4, 8 के लिए 5, 9 के लिए 7, 11 के लिए 8 एंड 14 के लिए 9। ये डेटा दिया है। x और y दो वेरिएबल्स है, और x की ये वैल्यूज के लिए y की ये वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली। और इस डेटा से हमें
y इन टर्म्स ऑफ x मिल पाए ऐसी लाइन ढूंढनी है। तो अब इस एग्जाम्पल को डील करने के लिए हमें डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगने वाला है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लेक्चर मैंने लास्ट टाइम लिया था आपके एग्जाम से पहले, वो प्लीज एक बार देख लीजिए। वहां पर दो रिलेशंस स्थापित हुए थे। ये लाइन हमने ली थी y ऑन x की, अगर आपको याद है तो इससे एक इक्वेशन डिराइव हुआ था, समेशन y इज इक्वल टू एन ए, समेशन a n नंबर ऑफ टाइम्स प्लस b समेशन x। ये एक इक्वेशन डिराइव हुआ था डियर स्टूडेंट्स, जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक जो दूसरा रिजल्ट हमने वहां पर डिराइव किया था वो था समेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये दो इक्वेशंस जो हम डेरिवेशन करते वक्त अचीव किए थे, यही यहाँ पर y ऑन x की लाइन ढूंढने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। नोट डाउन दिस टू फॉर्मूलाज एंड लर्न देम बाय हार्ट। लास्ट टाइम के वीडियो में ये डेरिवेशन का पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये लाइन y ऑन x लिया था हमने, a और b ढूंढने के कोर्स में हमें ये दो इक्वेशंस प्राप्त हुए थे। अभी भी हमारा इंटेंशन वही है, y ऑन x वाली लाइन ढूंढना है, मतलब ये वाली लाइन ढूंढना है। a और b पता होने चाहिए, और ये दो इक्वेशन से हम a और b की वैल्यूज खोज पाएंगे। कैसे ढूंढेंगे देखिए, हमें समेशन y लगेगा, मिल जाएगा। इस रो की एडिशन आप कर लो, आपने समेशन y प्राप्त कर लेना है। हमें समेशन x लगेगा, यहां से मिल जाएगा। इस रो की आप समेशन कर लो, समेशन x प्राप्त हो जाएगा। ये एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी। समेशन x y कैसे डिराइव करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये प्रोडक्ट्स ले लीजिएगा। ये प्रोडक्ट्स लेने के पश्चात वो जो नया कॉलम जनरेट होगा, उस कॉलम की एडिशन आपको ये दे देगी। ये ऑलरेडी आपके पास है। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे? एक्स से एक्स स्क्वायर कॉलम जनरेट कर लीजिए, और उस कॉलम की सारी एंट्रीज को ऐड करने के पश्चात आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। ये सारा स्टफ इस दो इक्वेशन में रखने पर a और b दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या अदर वे से सॉल्व करके आपने a और b प्राप्त कर लेना है, और वो यहाँ पर रखते ही आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन मिल जाएगी। दिस इज द वे इन विच वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो ये दो इक्वेशंस याद रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? समेशन y, समेशन x, समेशन x स्क्वेअर, समेशन xy, ह्या चार गोष्टी लागणार आहे। मग त्याच्यासाठी काय करायचं? टेबल जनरेट करायचं। x y xy x स्क्वेयर, इतने चार कॉलम्स सफिशिएंट है। यस, चार कॉलम्स सफिशिएंट। x की वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 y1, x इंटू वाई 1 इंटू 1 1, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, x3 है तो y2 है, प्रोडक्ट आएगा 6 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स, 4 and 4, product is 16 and 4 का square is also 16. Next set of numbers, 6 and 4, 6 into 4 24 और 6 का square 36. Next set is 8 5, 8 into 5 is 40 and 8 का square is 64. Next set of values 9 7,
9 into 7 is 63 और 9 का स्क्वायर 81. Next set of values 11 8. 11 into 8 is 88 and 11 का square is 121. 14 into 9. 14 into 9 is 126 and 14 का square is 196. तो टेबल तैयार है. रिस्पेक्टिव कॉलम्स की एंट्रीज को ऐड करने पर हमें समेशन x, समेशन y, समेशन xy और समेशन x स्क्वायर मिल जाएगा. चलिए, टेल मी द वैल्यूज प्लीज. समेशन x की सारी वैल्यूज को ऐड करना. 56. परफेक्ट. समेशन y की सारी एंट्रीज को ऐड करना. $40. परफेक्ट. 40. समेशन xy 364. परफेक्ट. समेशन x स्क्वायर 524. very good. So we are ready with the raw material and let us substitute in the two equations so that we obtain A and B, and then finally substituting them gives regression line of y on x. ये दो इक्वेशंस है. समेशन y की वैल्यू रख देते हैं 40. n is how much? What about n, dear students? कितने x y 8. Yes, very good. Very good. 8 number of xy's involved है. xy doublet, xy doublet या pairs कितने involved है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So n is 8. Point to be noted. n is frequency, or you can say frequency of x comma y. frequency सिर्फ x की नहीं, सिर्फ y की नहीं, उनके doublets की. very good. A as it is summation b. b times summation x it is. So b times summation x कितना है? 56. So that is 40 equal to 8a plus 56b. This is one equation. Give it equation number a. Not a, give it 1. Next, summation xy 364. A summation x, a into summation x, that is 56, plus b into summation x square, 524. So next equation is 364 is equal to 56a plus 524b. This is equation number 2.
तो किसी एक में से हम ए या बी की वैल्यू किसी दूसरे में रख सकते हैं या फिर इसे साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यस, सी मुझे क्या लग रहा है 8 7 जा 56। तो इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट 7 से मल्टीप्लाई करके ए का कोएफिशिएंट सेम कर देती हूँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7, क्योंकि 8 into 7 is 56, so 40 into 7 280. हाँ, 8 into 7 is 56 and 56 into 7 कितना होगा? 392. 392. 392 B, ये थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को ट्रीटमेंट देते हैं। टू माइनस 3, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 364 माइनस 280 इक्वल टू LHS में से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS में से 56A 524B 392 392B किती होईल? हे तर 0 होईल। 56A मायनस 56A 524 मायनस 392 132B। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर है तो पॉझिटिव्ह आएगा। 364 माइनस 280 84. So 84 equal to 132B. B is 84 upon 132. कितना? B equal to 0.636 मैम। फ्रैक्शन मध्ये वैसे भी चलेगा, फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं। पॉइंट 0.636 मैम। हाँ, और फ्रैक्शन में कोई बता सकता? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 7/11. हाँ 7/11 कौन से टेबल में आता है? 3/5 में 7/11 आता। 7/11 12 के टेबल में 12 7 जा 84 एंड 12 11 जा 132। B 7/11 आ गया। अब B को किसी एक में रख के A मिल जाता है। सिंपलेस्ट वाले में रख देंगे, ये सिंपल लग रहा है। इसमें रखते हैं, B को रखते हैं, A मिल जाएगा। 40 इक्वल टू 8A। कंप्यूटेशन में यहां पर कर रही हूं। $40 इक्वल टू 8A प्लस 56B। B की वैल्यू फ्रैक्शन में 7/11 है। तो कितनी हुई? 8A 42 524 A की कीमत कितनी है?
40 into 11. 88A is equal to 40 into 11. 11 4s are 44. 0.549. 0.4 फ्रैक्शन में 440 0.549 मैम. 48 upon 88 कितना था? 48 upon 88 है 0.549. 0.549 फ्रैक्शन में 6/11. आ रहा है ना 6/11 1 1 8 6 are 48 and 8 11 are 88. हाँ ये डेसिमल में भी चलता है और ऐसे फ्रैक्शन में भी चलता है, कोई इश्यू नहीं. A 6/11 आ गया और B आपका आ गया 7/11. तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में रख देते y ऑन x मिल जाएगा 6/11 प्लस 7/11 x. द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 11. दिस इज द इक्वेशन. 7x minus 11y equal to 6. या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. सॉरी 7x minus 11y plus 6 is equal to 0. This is the equation of regression line. Regression of y on x. Are we done with this? ऐसे हमने टैब्यूलेटेड डेटा से y ऑन x की लाइन खोज ली. इसमें और एक प्रश्न है. सपोज x 10 है तो उसके लिए y ढूंढना है. x 10 है उसके लिए y कितना आएगा? अब क्योंकि हम एस्टिमेट पा चुके हैं लाइन के फॉर्म में तो हम x को 10 रखेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग y प्राप्त करेंगे. x इज इक्वल टू 10 के लिए y कितना आएगा? (76 upon 11 आएगा. x इज इक्वल टू 10 के लिए 6.91 मैम. 6.91. So this is the value. I hope this much is sufficient for today and we can stop here. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. Any questions?